हिस लाइव का प्रिय दर्शक, मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज एक मौका मिला। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है डिमास आवाज है, तो वहाँ का काफ़ी यूथ बोलिए, हम लोग गर्ल्स बोलिए, बच्चे लोग आज का दिन में ये न्यू जनरेशन में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और अपना मेहनत से बहुत पीछे, बहुत तकलीफ, बहुत चैलेंजेस लेके आगे बढ़ रहा है। तो इसी इसी सिलसिला में हम लोग आज एक बच्चे को मिला है। ये हाफलोंग का ही सॉन है और ये यहाँ पे बड़ा हुआ है हाफलोंग में। और आज उनका एक सक्सेसफुल एक एक डेस्टिनेशन मिला है, फर्स्ट डेस्टिनेशन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। ये है और कोई नहीं, ये है हम लोग का सूरज छेत्री, जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई किया। उसका बाद हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई किया। उसका बाद रीजनल डेंटल स्कूल में वहाँ से अभी डेंटल सर्टिफिकेट किया है। तो उनसे हम लोग कोशिश करेंगे, हिल्स लाइव का प्रिय दर्शक जो भी हम लोग को देख रहा है, उनका बातों से कैसे आप लोग इंस्पायर हो सकता है, वो सब हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो अभी पहले हम लोग उनको स्वागत जनाएंगे कि हिल्स लाइव का स्टूडियो में थोड़ा बहुत वक्त बिताने की कोशिश किया और हिल्स लाइव का जितना भी दर्शक है उन लोग को बताने को कोशिश करा। जो पहले हम लोग जानने को कोशिश करेंगे, आपका जो चाइल्डहुड, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका पिताजी का नाम क्या है, आपका माताजी का नाम क्या है, और पढ़ाई शुरुआत किया तो कैसे कैसे किया। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम डॉक्टर सूरज बहादुर छेत्री है। जी मेरा बचपन, मेरा जन्म यहीं पे हाफलोंग पे सिविल हॉस्पिटल में ही हुआ है। हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल जो यहाँ पे है, तो और मेरा बचपन यही हाफलोंग में ही, हाफलोंग टाउन में ही बीता हुआ है। क्योंकि मेरे पापा यहीं पे डीआईपी ऑफिस में ही काम करते थे, तो मतलब उनके ऑफिस के पीछे हमारा घर था। तो वहीं पे रह के मतलब यहीं के आम बच्चों जैसा हम लोग, हमारा मेरा भी गया बचपन यही खेल कूद के, मैं खेल कूद करके। इसके बाद मेरा स्कूलिंग मेरा डॉन बॉस्को से हुआ, डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से। क्लास 10 तक मैंने यहीं पे पढ़ाई किया। तो उसके बाद मैंने क्लास 10 के बाद अपना प्लस 2 मैंने हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही किया। साइंस स्ट्रीम लिया था मैंने। अच्छा। उसके बाद मेरा उतना मतलब प्लान नहीं था कि मतलब उस समय हमारा इतना प्लान नहीं चलता है, दिमाग नहीं चलता कि फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारा बस था कि विद द फ्लो हम चलेंगे, पढ़ाई चलते रहेगा आगे। वो कौन सा ईयर था? वो था मेरा क्लास 10 से 12 के बीच में। 10 तक तो हमारा पूरा होता है कि मैट्रिक देना है, मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट करना है, मम्मी पापा लोग का नाम रोशन करना है, वही रहता है। उसके बाद क्या रहता है कि मतलब 10 से 12 के बीच में था कि अभी अपना करियर कुछ सोचना है। तो जब उसके बारे में सोचना शुरू किया तो मैंने सोचा कि नहीं, साइंस स्ट्रीम एक ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स और साइंस में पहले से मतलब इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा वही ले लेता हूँ। तो वही लेके मैंने प्लस 2 मतलब यहीं हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से जब किया, तो यहाँ पे पढ़ाई मतलब यहाँ पे एनवायरनमेंट मतलब वो जिस बाहर का जैसे एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं, हाँ थोड़ा थोड़ा लैक करता है। ये तो कौन सा ईयर का बात है? ये है मैंने मेट्रिकुलेशन 2014 को कंप्लीट किया। 2014 से 2016 के बीच में था ये। अच्छा। ये डिसीजन जो मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। ओके। तो 2014 से 2016 के बीच में मतलब 11 में, क्लास 11 में यहीं पे कंप्लीट किया, 12 भी यहीं पे किया। तो उसके बाद मुझे लगा कि 12 के बाद सोचा कि मैं डिग्री करूँ, कि फिर डिग्री करूँ या फिर नॉर्मल डिग्री जो होता है, जो बीएससी कंप्लीट करूँ अपना, कि या फिर अपने मेडिकल फील्ड में जाऊँ। तो फिर मैंने एक बार CEE, हमारे टाइम पे उस टाइम में इतना मुझे पता भी नहीं था। हमारे यहाँ पे अच्छा। मतलब एकदम ना एडवर्टाइजमेंट होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे सिर्फ मतलब बाहर जब एक मेरा दोस्त बैठता था बाहर, तो उनकी तरफ से मुझे पता चला कि वो लोग कोचिंग के लिए चले गए बाहर। ओके। लेकिन मेरा मतलब उस टाइम पे मतलब फाइनेंशियल थोड़ा भी वो था, हमारा इशू भी था। तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि क्या एग्ज़ाम कैसा होता है, कुछ पता नहीं था। तो मैंने नेट में ऐसे सर्व किया, तो जेनू था तब हमारे वहाँ पे। अच्छा। जेनू में जाके मैंने सर्व किया वहाँ पे नेट में, और मेरे दोस्तों ने जाके कि CEE क्या होता है। अच्छा। तो देखा कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से हमको गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिल जाएगा। ओके। हाँ, तो मैंने वहाँ पे CEE वहाँ पे फॉर्म फिलअप वहीं पे कर दिया मैंने। अच्छा। CEE कर दिया और JEE का भी कर दिया। और मुझे इतना तो भी पता नहीं था कि JEE क्या? क्या एग्ज़ाम है। अच्छा। मैंने कर दिया फॉर्म फिलअप। ओके। तो उसका मैंने यहीं पे बैठ के प्रिपेयर किया CEE के लिए। वो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री होता है। तो मैंने अपना जो 2 साल का नोट्स था वही रीडिंग किया, अच्छा। कोचिंग नहीं लिया। तो उसका मैंने पढ़ाई किया तो उस पढ़ाई करके मैंने एग्ज़ाम दिया विदिन 3 मंथ्स। मैं ड्रॉप नहीं दिया था उस टाइम पे। मेरा एग्ज़ाम यहाँ से मार्च में ख़त्म हुआ प्लस 2, और एंट्रेंस था मई में। तो मैंने दिया, तो मई में मैंने जब दिया तो मुझे मतलब उसमें और आसाम में रैंक मिला है मेरा अराउंड कितना 1100 1200 आसाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में। वाह। तो मतलब मेरा, लेकिन उस टाइम में उसमें मेरा मार्क्स भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि
नहीं, मुझे अंदर से आया कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, शायद हो सकता है मेरे से भी, क्योंकि उस टाइम तक मुझे लगा था कि बाहर के लोगों का, बाहर का पढ़ाई, बाहर के स्टूडेंट, मतलब आसाम के ही, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के बाहर के स्टूडेंट लोगों का थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर रहता है। अब हम लोग थोड़ा, एडवांस भी हाँ, हम होते लोग थोड़ा हैं एडवांस में, थोड़ा हाँ पीछे थे उस टाइम पे, जी। थे भी वो, हम वो सबको पता ही है वो चीज़। लेकिन तब मुझे लगा कि नहीं, हम लोग का मतलब जब मैं बाहर, इसके बाद मैंने पापा को बोला कि मुझे एक साल ड्रॉप करना है। मम्मी पापा को मैंने समझाया बिठा के, क्योंकि उनको अच्छा पता नहीं था, पर पता नहीं है उनको, तो मतलब उनको क्या है कि तुम बीएससी कर लो, पढ़ाई करो, यहीं पे रहो, हम हमारे सामने रहो। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं मम्मा, नहीं पापा, मैं अभी अभी जैसे मेरा अभी थोड़ा सा मिस हुआ है मेरा, अराउंड 10 to 15 मार्क्स से मेरा एमबीबीएस मिस हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा हाँ, तो उसके बाद तो मुझे लगा कि नहीं, मैं समझा है कि मुझे एक साल में दे सकता हूँ क्या बोल के। तो फिर बाहर जैसे अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में से ऑलमोस्ट 80,000 to 90,000 ऐसा लगता था उस टाइम पे। तो सोचा कि क्या करूं, तो मैंने मतलब खुद से ही प्रिपेयर किया, खुद से ही बैठ के, मतलब मैंने मतलब मेरे भैया थे, तो मतलब वो शिलोंग में रहते थे, मेघालय में। तो उन्होंने मुझे लेके गए यहाँ से, बोले कि मतलब तुझे तुझे कुछ डॉक्टर, तुझे अगर लाइफ में कुछ बनना है तो अभी यहाँ से निकलना होगा, कुछ तो तुझे करना होगा। तो उन्होंने मुझे, मतलब मेरा यहाँ पे स्पोर्ट्स में, मैं मतलब ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स में ही पहले से ही बहुत अच्छा था। अच्छा मैंने डिस्ट्रिक्ट को अंडर 17, अंडर 17, अंडर 16 में क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया हुआ ये है। हमारा डिस्ट्रिक्ट हाँ, है डिस्ट्रिक्ट दिमाग, अच्छा मैंने ग्वालपारा में खेला है, गोलाघाट में खेला है, मैंने बहुत वाह जगह में जाके खेला है। तो वो मैं प्लस टू के टाइम आप सोचिए, मतलब उस टाइम पे पढ़ाई का इतना स्ट्रेस था, तब भी मैं स्पोर्ट्स के अंडर 16 खेलने के लिए गया था उस टाइम पे। वाह, तो उसके बाद उन्हें लगा कि यार तुझे अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, तुझे अगर क्रैक करना है नीट को, तो तुझे मतलब यहाँ से आगे निकलना है, तो तुझे ये सब छोड़ना होगा अभी फॉर द टाइम बिंग। अच्छा तो इट वॉज ए सेक्रीफाइस, क्योंकि मुझे क्रिकेटिंग, हाँ, इट वॉज ए सेक्रीफाइस, बिकॉज माई फ्रेंड्स वेर एवरीवेयर हेयर ओनली, अच्छा फैमिली यहीं पे था, और मैं कभी हॉस्टल गया नहीं, हॉस्टल रहा नहीं। तो इट वॉज फॉर फर्स्ट टाइम। और तो मैंने बोला कि मुझे टाइम दीजिए, टाइम चाहिए होगा। मेरा दिमाग में था कि मैं घर में बैठ के पढ़ लूँगा, अच्छा लेकिन बाद में फिर सोचा कि नहीं, यहाँ पे रहूँगा तो फिर मुझे खेलने का मन जाएगा। हाँ मम्मी पापा लोग भी, हाँ चलो वो स्ट्रिक हैं, वो बोलेंगे मत मत जा बोल के, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को एक कितना ही बोल पैसन सकते हैं, स्पोर्ट्स से तो मना नहीं कर सकते, और पैसन मुझे जाना है तो मैं जाऊँगा ही। तो इससे मैंने खुद का वो सेक्रीफाइस किया, नहीं मुझे, सेक्रीफाइस किया हाँ, वो सेक्रीफाइस किया। मेरा मतलब जो कंफर्ट जोन जो था मेरा, आफ्लॉन्ग में रह के आराम से कंफर्ट जोन, वो मेरे जी सेक्रीफाइस किया, सेक्रीफाइस करके। और वो मतलब जो मतलब मुझे लेके गए शिलोंग में, वो यमलाल घिमिर रहे। तो वो भी मतलब मेरे अपने, मतलब ब्लड ब्लड रिलेशन नहीं है, मतलब वो मुझे जानते थे कि ये लड़का मतलब अच्छा है। तो सोचा हाँ, अच्छा फ्यूचर है, तो फ्यूचर तो अच्छा वो है मेरे घर पे आए थे, मतलब इट वॉज जैसे कोइंसिडेंस ही, मतलब वो मेरे घर पे आए थे। तो उन्होंने तब मुझे ऐसा बोला कि अगर तू करना चाहता है तो तू चल मेरे साथ। तो उन्होंने वाह मुझे मेघालय लेके गए, वाह शिलोंग। तो उनके वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है उनका वहाँ पे। तो वहीं पे मैंने पढ़ाई किया, मतलब हाँ, उनके साथ ही मैं रहता था वहीं पे, पर वाह उनके ही घर पे रहता था। सर, तो मैं दिन भर रहता था, उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट, मेरे पास ना फ़ोन था उस साल, आई डिडंट हैव सोशल मीडिया। मेरा फ़ोन यहाँ से लेके गया था मैं, वहाँ पे जाके मेरा फ़ोन ले लिया गया। वाह भैया ने बोला कि तुझे अगर करना है, चाहिए कि नहीं, मैं बोला हाँ चाहिए। तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, मैं शिलोंग में पहुंच के, तो बोला कि फ़ोन ले लिया, तो बोला कि फ़ोन में तुझे चलाने नहीं दूंगा ये एक साल, वाह इज 1 ईयर। गुड तो मैंने बोला कि ठीक है। मैं बहुत डरता भी था, मतलब मेरा क्या था कि मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ इन लोगों को, मतलब पहले हाँ से भी। तो मतलब वो डर डर और रेस्पेक्ट हैंड इन हैंड चलता है। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट करते हो तो डर भी एक रहता है। तो वो भी था, मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं इतना बात नहीं करता हूँ, मतलब कभी खुद को इतने वो बाहर से मैं नहीं बोलता था उनको। अच्छा अच्छा तो ठीक है, वो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, तो कोई इंसान मुझे लेके गया इतना दूर, तो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। तो उन्होंने फ़ोन ले लिया मेरा। तो उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन मुझे तकलीफ़ हुआ, घर का याद आया, वैसा हुआ। मैं घर पे रूम पे अकेला बैठता था, वो भी मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन वो रात को आते थे, तो मुझे दिन भर पढ़ना पड़ता था घर पे। अच्छा हाँ, पढ़ाई करता था, पढ़ाई करके उसके बाद मैं दिन भर पढ़ा, शाम को 4-5 बजे तक ऐसे कोचिंग में आता था, क्लास वास 1-2 क्लास जो मैंने यहाँ पे, जो मैं यहाँ, क्योंकि आप लोगों का कॉलेज में मेरा बहुत लैक हो गया था, क्योंकि जो कोचिंग के लिए पढ़ाई होता है वो बहुत एडवांस होता है। अच्छा क्योंकि उस टाइम पे पहला बार नीट ऑल इंडिया लेवल पहली बार आया था, जब मैंने आपको बोला था कि मैं CWE दिया था पहले। तो CWE जो था वो स्टेट लेवल एग्जाम था, ये ओके नीट हो गया ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया लेवल और जब ऑल नीट आ गया तो उस टाइम मेरा फर्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट बैच था नीट के लिए। वाह वी डोंट, मतलब मेरे पास कोई क्लू ही नहीं था, और किसी के पास कुछ पेपर वेपर कुछ आइडिया ही नहीं है उसका, हाँ हाँ, क्लू कुछ नहीं है। इस वजह से फर्स्ट बैच, तो मैं गया तो मतलब सब कुछ नया लग रहा था, पढ़ाई में भी सब कुछ, एनवायरनमेंट नया लग रहा था। तो मुझे अंदर से फील हुआ, लोग तो गुवाहाटी में पढ़ते हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो मुझे लगा कि यहाँ से मेरा हो पाएगा कि नहीं। तभी मैंने फिर अंदर फील आया कि नहीं, करता हूँ मैं, कोशिश तो कर सकता हूँ ना, कोशिश कर कोशिश तो कर सकता हूँ। तो कोशिश किया,
हार्ड वर्क किया। मतलब वो साल मैंने कहीं भी नहीं गया मैं, मतलब घर कोचिंग, हाउस कोचिंग, फिर यहाँ पे, फिर कोचिंग, फिर रूम, ऐसा ही था। और जैसे रात को 12 बजे भैया आते थे, उसका दिन मुझे 12 बजे के बाद मुझे बताना पड़ता कि मैंने क्या क्या पढ़ा है पूरे दिन में। वो मुझे अच्छे से मतलब स्ट्रिक्ट भी रखते थे, प्यार भी करते थे, उन्होंने मेरे लिए ही किया। तो आज मैं उनको भी मतलब उनके वजह से आज मुझे जो भी अचीवमेंट है वो भी उनका हाथ बहुत बड़ा है मेरे लिए। ग्रेट। तो उसके बाद मैं जब मैंने नीट यूजी दिया, तो नीट यूजी दिया, तो नीट यूजी में मेरा आसाम में 1 साल मैंने वहाँ पे बैठा मेघालय में, वहीं से मैंने एग्ज़ाम दिया। तो जब मैं एग्ज़ाम दिया, मेरा रैंक आया आसाम में 1023 ऐसा आया, 1023 आसाम में। तो मुझे तो एमबीबीएस करने का मन था, बीडीएस कोई मेरे बैक ऑफ द माइंड भी नहीं था, क्योंकि कोई भी जब भी प्रिपेयर करता है तो प्रिपेयर करता है कि एमबीबीएस करना है मेरे लाइफ में, एमबीबीएस ही मेरा एक थिंकिंग था। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग का ही फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो मैंने अच्छा। इंजीनियरिंग भी दिया उसी साल। तो मुझे इंजीनियरिंग भी मिला है, मैंने इंजीनियरिंग भी एडमिशन किया। आसाम आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन भी किया है। मैं एडमिशन किया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे हमारा नीट का काउंसलिंग जो था वो लेट हो रहा था, और मुझे श्योरिटी नहीं था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके। तो मैंने उसके पहले मैं नीट CWE देके इंजीनियरिंग में, उसमें भी मेरा नाम आ गया। तो आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था। वाह। तो गया, एडमिशन किया, क्लास ज्वाइन नहीं किया, हॉस्टल हॉस्टल सब ले लिया मैंने। अच्छा। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद ये फिर नीट काउंसलिंग का आ गया आ डेट। गया। तो स्टेट काउंसलिंग मैंने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला। तो मुझे अफसोस हुआ बहुत, फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला। मैं गया, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ऑफलाइन काउंसलिंग होता था, तो हम अच्छा। लोग को 6 माइल खानापारा में जाके दिन भर खड़ा होना पड़ता था। बस। तो मतलब क्या था कि, और उस टाइम में मैं पहले गुवाहाटी कभी घुमा नहीं हूँ, तो अकेले में जाता था। मम्मी पापा लोग को भी मतलब इतना तकलीफ देने का वो नहीं था मेरा मेरा पहले से वजह था कि जो भी जर्नी इस कर रहा हूँ, मतलब इनके मदद से हो रहा है, फाइनेंशियल तो यही कर रहे हैं मेरे लिए सब। लेकिन अभी जैसे भाई भी मेरा छोटा था उस टाइम पे, तो भाई को भी देखने के लिए कोई होना चाहिए, पापा का ऑफिस का भी, पापा ऑफिस में रहना पड़ता है इन टाइम। तो मैं सोचा अभी इतना भाग दौड़ होते रहता है लाइफ में, तो मैं सोचा कि अभी से ही मैं अभी चालू करता हूँ अपना। तो मैंने वो काउंसलिंग में भी गया, तो नहीं हुआ फर्स्ट काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग में मुझे लाइन पे था, तो मुझे बीडीएस मिल गया। तो बीडीएस जब मिला तो मैंने बोला, जो प्रिंसिपल सर लोग थे बहुत सारे, मतलब मेडिकल डीएमई सर भी थे, तो वो सब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन वो भी थे। तो मैंने बोला उनको कि बीडीएस होता क्या है, क्योंकि उस वक्त कभी एक मतलब एक आइडिया ही नहीं था मेरे मुझ में कि बीडीएस, हाँ डेंटिस्ट बोल के पता था, हाँ डेंटल बोल के हाँ पता था, हाँ। लेकिन बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोल के कभी नहीं पता, क्योंकि उसके लिए मैंने कोई पढ़ाई किया नहीं है। हाँ। और कोई भी मतलब बच्चे में मैक्सिमम केस में नहीं करते हैं, हाँ। वो एक ट्रूथ है, वो छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन मैंने उनको बोला कि बीडीएस क्या है, तो वो भी मुझे देखते रह गए। तो उन्होंने बोला कि, तो बाद में मुझे काउंसलिंग टाइप एक सर थे, उन्होंने काउंसलिंग के लिए बोला कि बीडीएस डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन है, उसमें बहुत स्कोप है, तुम ले सकते हो। मैंने बोला मैं एक बार भैया को, जो मुझे लेके गए थे, मैं एक बार उनको कॉल कर सकता हूँ क्या बोल के, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि आई वॉज अनअवेयर ऑफ द, मैंने कोर्स का अनअवेयर था मैं। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर ये नहीं लोगे तो तुम थर्ड काउंसलिंग में एमबीबीएस अगर सीट आ भी जाता है तब भी तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ओके। क्योंकि बीडीएस लेना पड़ेगा मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं, अब भैया को मैंने बोला कि ऐसा ऐसा बोल रहे, तो बोला ले ले। तो मैंने भी सोचा हाँ ले लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा नाम दीजिए, क्योंकि उस टाइम में मुझे उस सीट का वैल्यू पता ही नहीं था, हाँ। उसको मुझे पता नहीं था। तो बाद में जब थर्ड काउंसलिंग में भी आया, तो कुछ केसेस वेसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट केस ये हुआ। कौन सा ईयर का बात चल रहा ये है? 2017 का, 27। 2016 तक मैंने +2 किया, 1 साल मैंने ड्रॉप दिया, और 2017 में मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो हाँ, 1 साल भी नहीं, अराउंड उससे पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका एडमिशन था। हो गया। तो मेरा बैक ऑफ द माइंड था कि उसके बाद जब मेरा थर्ड काउंसलिंग आया, तब भी मेरा जब ये केस होने की वजह से मतलब सीट आ गया था, लेकिन केस की वजह से कुछ तो सीट सब चला गया, कुछ केसेस हुआ था, वो अलग होता है वो। मतलब उस टाइम मेंटली बहुत मैं स्ट्रेस आउट था कि मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब सीट आके भी मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसा हो गया। मतलब मुझे नहीं, उस समय बहुत ट्रेंडिंग में भी था वो ओबीसी का, उसी वक्त 27% कोटा भी आया था हाँ। उसी साल। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने मतलब 27% दिया था उस साल, तो उसके लिए भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैं भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम पे मतलब तो मेरा बैक ऑफ द माइंड था कि अभी बीडीएस तो अभी मैं नहीं लूँगा, मुझे नहीं करना। तो इसका मैंने बोला इंजीनियरिंग लेता हूँ। तो मैं इंजीनियरिंग लेता हूँ, तो फिर भी अभी मुझे बीडीएस का एडमिशन हो चुका है, तो मुझे अभी कॉलेज में जाके छोड़ना पड़ता है, उसको छोड़ना, उसमें कॉलेज में जाके छोड़ना पड़ेगा बीडीएस को। तो मैं कॉलेज गया, तो कॉलेज जाके जब एनवायरनमेंट देखा वहाँ का, कि बीडीएस डेंटल सर्जरी एक अलग हॉस्पिटल है, रीजनल डेंटल कॉलेज बहुत बड़ा जीएमसी के पीछे है। और जब वहाँ पे भी जब मतलब मैं पहली बार गया, तो एक मैम थी, डॉक्टर नवनीता बरुआ मैम, वो लोग जानते भी होंगे उनको। मतलब वो
वो हमारी HOD अभी डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स की। तो उन्होंने मुझे मतलब बोला, मैं उनको बोला कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लीव दिस कोर्स। हाँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, तुम्हें नहीं नहीं छोड़ना चाहिए, ये तुम्हें बहुत तकलीफ से मिला है, इंजीनियरिंग करोगे लेकिन फ्यूचर जो है तुम्हें इससे ही बनोगे तुम। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया उस टाइम पे, बहुत मोटिवेट किया, क्लास में आके भी मतलब मोटिवेट किया। तो बोला कि इसके बाद क्लास में आके भी उन्होंने ओरिएंटेशन क्लास लिया, तो मुझे स्पेशली, और मैं यहाँ से था तो मुझे आसामीज़ तो एकदम नहीं आता था, एकदम क्योंकि हाफलोंग में हम लोग हाफलोंग हिंदी ज़्यादातर बोलते हैं। तो मतलब मैं हिंदी में ही बोलता था, तो मैम मुझे बोलते थे तुम्हें इतना आइडिया नहीं है अभी। तो मुझे वो समझाती थी कि ये वो मुझे आइडिया बहुत दिया उन्होंने। तो उसके बाद ऐसा मैंने ठीक ठीक है, मैं सोचा कि हाँ करता हूँ। तो डॉक्टर तो है ही। जब मैंने वहाँ पे जाकर पेशेंट्स को देखा ना, मतलब जब वहाँ पे गया तो पेशेंट इतने सारे लाइन पे लगे हुए हैं, क्यू में है, इतना भर्ती है। तो सब इधर से उधर घूम रहे हैं, मतलब सब पेशेंट सर सर बोल के घूम रहे हैं, मैम मैम देख लीजिए, मतलब इतना पेशेंट्स है। क्योंकि हमारा वो रीजनल डेंटल कॉलेज, मुझे अभी मतलब जब मैं कोर्स कंप्लीट चला हूँ तब मुझे पता चला कि हमारा रीजनल डेंटल कॉलेज वो नॉर्थ ईस्ट का पहला डेंटल कॉलेज है। सबसे तो और वो अभी ऐसे एम्स के जैसा हो गया है हमारे लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वहाँ से बच्चे सब आते हैं। कोटा है। हाँ, तो तब जाके फील हुआ कि नहीं, कुछ अचीवमेंट कुछ हुआ है मेरा भी। तो उसके बाद मैंने जब कंटिन्यू किया तो मेरा मतलब ये एडुकेशन वहाँ पे अभी चलते गया। अभी मैंने पास 4 इयर्स MBBS सेम कोर्स ही है अभी, मतलब सेम कोर्स। 4 इयर्स ही है, 4 इयर्स के बाद एक्स्ट्रा इंटर्नशिप। तो मैंने कंटिन्यू किया। इसके बाद मेरा मतलब रिजल्ट भी मेरा सही अच्छा ही होने गया। मतलब पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं सच बोलता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे फर्स्ट ईयर मेरा गया, सेकेंड ईयर गया। इसके बाद मुझे लगा कि लाइफ में अभी यही मेरा है। अभी मुझे बैक ऑफ द माइंड MBBS तो होता है हमेशा, लेकिन होता है कि अब यही है मेरा। अच्छा। अब BDS में मुझे एक्सेल करना है, अपने वापस मुझे डिमासा भी जाना है, वहाँ के लोगों को फिर से देखना भी है, देखना BDS। भी है। हाँ, तो मेरा था कि कुछ तो अचीव करना है, मम्मी पापा लोग का नाम भी रोशन करना है। और पक्का बात। जब मैं जब वहाँ पे था तो जब पापा मम्मी को ऑफिस में बोला गया है कि आपका लड़का तो BDS मिल गया, डेंटल में पेपर में भी नाम आया था, तो मम्मी पापा लोग को बहुत खुशी हुई। तो हाँ। उस खुशी को देख के मुझे बहुत मतलब लगा कि हाँ ठीक है। ठीक हो और गई। उसके बाद मेरा थर्ड ईयर फाइनल ईयर भी सही गया। फाइनल ईयर में मैं आसाम में ऑल आसाम मेरा रैंक थर्ड था। वाह। तो सो गुड। देन 2022 का बात है। तो उस टाइम में देन हेल्थ मिनिस्टर जो थे हमारे, केशव महंता सर, कैसे डॉक्टर केशव बोलते महंता सर, तो उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था। वाह। उसके फोटोज़ भी है, उन्होंने ट्वीट भी किया था मेरा, तो ट्वीट भी किया था उन्होंने खुद के ट्विटर वाह। अकाउंट से। इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। और उसी दिन मैम ने मुझे बोला कि आज पता चल रहा है ना, उस दिन याद है कि उनको भी याद है अभी भी कि हाँ हाँ, वो दिन फर्स्ट डे, और आज देख ये तू कहाँ उनका पे। मोटिवेशन। मतलब वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। तो वो मैंने पापा को भी दिखाया, पापा भी खुश हुए। मतलब वही है सबसे बड़ी खुशी, मम्मी पापा लोग को खुश देखना, वो मेरा सबसे बड़ा था। क्योंकि मुझे अच्छा। इनको यहाँ से लेके ऊपर तक लेके जाना है, मैं ही लेके जाऊँगा, मुझे था ऐसा। तो उस टाइम में भाई भी, मतलब भाई का भी अभी वो भी क्लास 10 इस सब में था। तो अच्छा। उसको भी मैंने वहाँ अपने साथ ही लेके गया, मैं वहाँ पे गुवाहाटी पे। गुवाहाटी पे। मेरे साथ ही था। तो मैंने रूम ले लिया, क्योंकि वाह। भाई को भी, हाँ, क्योंकि 11-12 भाई को बाहर पढ़ाना है, यहाँ पे नहीं पढ़ाना है। मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे नहीं पढ़ाना है, ओके। तो बाहर में। उसका 10th उसका भी अच्छा नहीं हुआ था यहाँ से, 60 समथिंग परसेंटेज था उसका। 11-12 मेरे साथ बैठा, वो मेरे साथ ही वहीं पे रूम लिया मैंने, वहीं पे अच्छा। खाना बनाता था, उसको खिला के कौन उसको। से कॉलेज में पढ़ा है वो? वो साई विकास में पढ़ा वो। वाह। साई विकास में उसको पढ़ाया, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को बोला कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन भाई को तो पढ़ाना है अभी, क्योंकि अच्छा। उसको वो उस उसी टाइम से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ हाँ, गया। आ गया था मेरा कि मतलब अभी कुछ करना है तो हम लोग दोनों को मिलके करना है, अभी अपना फैमिली को आगे लेके जाना है। तो मैंने भाई को यही समझाया था उस टाइम पे। तो वो भी समझ गया कि नहीं, हमें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है, तो पढ़ाई और मैंने उसको अपना कॉलेज दिखाया, गुवाहाटी लेके गया और GMCH वो लेके गया। इंस्पायर। हाँ, ये मतलब समटाइम मतलब बोलने से ज़्यादा दिखाने से ज़्यादा, मतलब आदमी लगता प्रैक्टिकल। है प्रैक्टिकली दिखाने से वो होता है, बोल के मैंने उसको फिजिकल। अपने मतलब वहाँ पे लेके गया कॉलेज में, पेशेंस दिखाए, ऐसा होता है, देख ऐसे बचाते हैं लोग, देख इतना बड़ा कॉलेज है, तुझे देख, बिना तू अगर पढ़ेगा तो तुझे बिना कुछ प्रेशर नहीं है, कोई तुझे कुछ नहीं बोले, तू अपना लाइफ खुद बनाएगा यहाँ पे आके। तो वो सब देखे वो मोटिवेट हुआ। 11-12 उसने भी मेरे साथ बैठ के किया, वहीं से उसने 87% आया। वाह। यहाँ पे 60% था क्लास 10 में, कोई सोचा ही नहीं था। उसका उसका जो था कि उसका तो मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि विनीत ये कर सकता है। मेरा भाई का नाम विनीत है, अभी विनीत छेत्री है, तो वो ऐसा कर सकता है, उसका भी अनएक्सपेक्टेड था। तो मैंने उसको मेरे साथ मुझे लेकिन पता था कि हाँ वो करेगा, क्योंकि उसका मुझे आपका हाँ। साइंस, मेरा एक गट फीलिंग था उसका साइंस नॉलेज अच्छा है। तो मुझे, और मैं ऑलरेडी उस लाइन में आया हूँ ना, तो मुझे हाँ। पता है कि हाँ कौन सा स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल। मैंने उसको बोला, देख देख
तुझे भी सेक्रीफाइस करना है। मेरा मेन लाइफ का मोटो वही है कि अगर लाइफ में तुमको कुछ अचीव करना है तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। अगर आप खुद का भी सेक्रीफाइस नहीं करोगे, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर कंफर्ट आने जोन से बाहर नहीं आओगे आने तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ। क्योंकि आप अंदर से देखो, एक अंडा जो होता है, आप बाहर से तोड़ोगे तो क्या होगा, ऑमलेट बन जाएगा। लेकिन अंदर से तोड़ोगे तो क्या होगा, बच्चा निकलता है अंदर से। तो वही अंदर से बिल्ड होना है खुद को, आपको उठाना है, वही मेरा सोच था। तो उसके बाद उसने भी, उसका मैं मेरा इंटर्नशिप हो गया, उसका उसका वही क्लास 2 हो गया, मेरा इंटर्नशिप हो गया। अब उसका फेज़ क्या था कि उसका ये वाला था अपना 1 ईयर ड्रॉप वाला फेज़ था। मैंने उसको कोचिंग एडमिशन करवाया वहीं पे। तो मैंने वहीं पे करवा के मैं उसको लेके जाता था सुबह, उसको ड्रॉप करके कोचिंग, उसके बाद मैं जाता था अपना क्लास, हमारा अपना पेशेंट देखने के लिए कॉलेज में। इंटर्नशिप 1 ईयर इंटर्नशिप मिलता है हम लोग को, सैलरी होता है तो 27,000 होता है, स्टाइपेंड मिलता है हम लोग को पर मंथ। तो वही आरडीसी में, रीजनल कॉलेज में ही था। तो उस टाइम पे वो सब हुआ। उसके बाद मेरा इंटर्नशिप के बाद मुझे 1 ईयर रेसिडेंसी मिला था। तो मेरा ऐसे रैंक भी 3rd था, तो मुझे तो मिला ही था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, रेसिडेंसी 1 साल के लिए, अगर मैं अभी 1 साल के लिए, वो कंपलसरी नहीं था लेकिन मुझे 40,000 सैलरी मिल जाता। तो मैं सोचा कि अभी 1 साल के लिए अगर मैं करता हूँ रेसिडेंसी, तो उसके बाद 1 साल के बाद तो मैं फिर से ऐसे रह जाऊँगा, और जो मेरा पढ़ाई जो था वो 2 साल का गैप हो जाएगा। क्योंकि इंटर्नशिप और अभी रेसिडेंसी 1 साल, 2 साल हो गया। क्योंकि इंटर्नशिप में हम लोग पढ़ाई नहीं करते, हम लोग पेशेंट ही देखते हैं। तो मैं सोचा कि पढ़ाई गैप हो जाएगा तो गैप होने से पीजी के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुझे फर्दर स्टडीज़ करना था। तो मैंने वो रिस्क लिया। घर पे उस टाइम भी डिस्कशन किया मैंने घर पे कि देखो मुझे सैलरी में स्टाइपेंड मिल रहा है 1 साल के लिए और 40,000, क्या करना है, वो करूँ 1 साल के लिए। तो एक या रिस्क रहता है कि पीजी के लिए मतलब थोड़ा रिस्क कंपटीशन, क्योंकि एवरी ईयर कंपटीशन बढ़ रहा हाँ, है, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। बढ़ तो जाएगा। मुझे था कि एक रिस्क ले लेता हूँ कि मेरे बैच में किसी ने रिस्क नहीं लिया, लेकिन मैंने वो रिस्क लिया। लेकिन तो मैंने रिस्क लेके मैं गया कर्नाटका, एक दावंगिरी में, इंडिया का टॉप डेंटल वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा। और वो है सीडीज। तो वहाँ पे रेजन सर बोल के, रेजन थॉमस सर बहुत फेमस है वहाँ के। वो तो उनके साथ मैं मतलब वहाँ पे गया, वहाँ पे पढ़ाई किया 1 साल। इट वॉज ये जो टोटल ये अकेला अकेला, अकेला। पापा मुझे छोड़ने के लिए गए, मैं अकेला वहाँ पे रहा कर्नाटका में, दावंगिरी में। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप गैदर करते थे, आप जैसे कैसे करते थे? सोशल मीडिया सर, सोशल अच्छा। मीडिया में अभी जैसे अभी डेंटल इंस्टीट्यूट का जैसे अभी है, मैंने बोला कि डेंटल का टॉप मोस्ट, हमें पता चल जाता है ना कि यहाँ से निकलते हैं बच्चे एवरी ईयर। एम्स के लिए भी आप सिलेक्शन होता है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्शन होता है, तो और वही टॉप है। तो और हमारे कॉलेज से बहुत सीनियर लोग को मिला था वहाँ से। तो मैंने सबके पास एक आइडिया लिया कि हाँ जाने से सही रहेगा, कि मैं बहुत डिलेमा में था। तो लास्ट में फिर वही, लास्ट में अपना डिसीजन है। अच्छा। लोग बोलेंगे, वो मतलब सब अलग करना। अलग एडवाइस होगा कि तू कर ले ये, तू वो कर ले, लेकिन आफ्टर ऑल यू हैव टू टेक योर नहीं, स्टैंड। क्योंकि कहाँ डिमास आओ, कहाँ कहाँ हाफलॉन्ग, वही वो कहाँ गुवाहाटी और कहाँ कर्नाटक, कर्नाटका, दावंगिरी वो भी। दावंगिरी। हाँ, बेंगलोर और से वो 6 भी। घंटा। हाँ। तो वहीं पे वहाँ पे गया तो वो मतलब पूरा अलग ही मेरा एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग यहाँ पे यस। दाल चावल खाते हैं, हाँ, वहाँ वहाँ पे पे तो अभी है ही नहीं। खाना मेरे लिए पूरा डिफिकल्ट था। हाँ। पापा 2-3 दिन मुझे छोड़ने के लिए गए, वो 2 दिन वहाँ पे खाना वहाँ का खा के वो खा नहीं पाए, मतलब उनकी हैबिट ही नहीं है। मुझे भी तकलीफ होता था वहाँ पे बहुत, खाने का ये वो मैस ही नहीं मिलता था। तो हम मतलब सर को मैंने जब, रेजन सर जो थॉमस सर थे, रेजन थॉमस सर, उनको भी मैंने एक बार बोला कि खाने का बहुत दिक्कत हो रहा है सर बोल के। तो वो बहुत मतलब वो पेरेंट, मतलब जो भी एक लाइफ में, मेरे लाइफ में कोई भी आया है मेरे गाइडेंस के लिए, वो मतलब बहुत पेरेंट्स हिसाब से आया है। पता नहीं वो खुद के वजह से कि उनके वजह से, वो मतलब भगवान के ऊपर वाले की भगवान वजह से, मतलब ये होता है। ही वॉज शोइंग मी दैट लाइट। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू कुछ कुछ नहीं अभी, ये मतलब उन्होंने दिखाया मुझे कि यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, तुम जाओ वहाँ पे खा सकते हो, तुम पढ़ाई करो, तुम रीजनल कॉलेज, और रीजनल कॉलेज हमारे कॉलेज को सभी जानते थे वहाँ पे भी, कि हमारा टॉप मोस्ट कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, सबको ये पता भी है। तो एक उन्होंने मुझे बोला कि देख तेरे में पोटेंशियल है, तू कर सकता है। वाह। तो उस टाइम मुझे मोटिवेट, और सर ही अगर ऐसा बोलेंगे तो मतलब लगता है कि हाँ, हाँ, जिसने मतलब इंडिया को टॉप मोस्ट रैंक दिया है, तो वही अगर इतना भरोसा कर रहे हैं तो मैं किसी पीछे रह सकता हूँ। तो मैंने भी कोशिश किया। मैं वहाँ पे अकेले रहता था, मतलब एक रूम लिया था, हॉस्टल टाइप था, बॉयज हॉस्टल, एक रूम था मेरा। वही सुबह 6 बजे वहाँ से रूम से निकल जाता, उठ के 5 बजे उठता था, नहा वहा के 6 बजे, चाहे वो 365 डेज बैठा, हार्डली 3 दिन होगा, 3-4 दिन होगा जो मैं लाइब्रेरी नहीं गया हूँ। अच्छा। ये डेली 14 to 16 आवर्स तो मिनिमम मैं हूँ ही लाइब्रेरी में। डेली। डेली 14 to 16 आवर्स। मैं सुबह 6 बजे जाता हूँ लाइब्रेरी, 6 बजे मैं लेकिन पहुँच जाता आजकल हूँ। को तो हम लोग सुनते हैं जो लाइब्रेरी जाना बहुत कम हो गया बच्चों में, नहीं। क्योंकि वो सोशल मीडिया ये सब होके डिजिटलाइज होके काफ़ी लाइब्रेरी को छोड़ दिया। आप क्या बोलते हैं इसमें? नहीं, मैं बोलता हूँ डिजिटलाइज होना, देखिए डिजिटलाइज हम लोग, हमारा क्लास भी ऑनलाइन होता था, ऑनलाइन होता था तो मोबाइल में हम लोग देखते थे।
लेकिन क्या होता है लाइब्रेरी जो चीज़ है ना उसमें आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है पढ़ाई का। ओके। आपके अगल बगल भी वही बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं सभी। आप घर के अंदर बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत पढ़ लिया आज, मैंने आज बहुत पढ़ लिया। 6 घंटा पढ़ोगे आपको लगेगा बहुत पढ़ लिया मैंने आज, कि वो आप फाइट अपने आप से कर रहे हो तो आपको लगेगा 6 घंटा पढ़ लिया, हाँ मैंने आज बहुत पढ़ लिया, आप बैठ जाओगे इसके बाद, हाँ हो गया। लेकिन वहाँ पे आप जब देखोगे आपके अगल बगल, क्योंकि मेरा कंपटीशन किसके साथ था, मेरा ऑल इंडिया में था, क्योंकि स्टेट में मुझे था कि सीट नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टेट में हमारे पास सिर्फ 2 सीट है, एमडीएस का सिर्फ 2 सीट है आसाम में। तो मुझे था कि मुझे नहीं मिलने वाला, मुझे ऑल इंडिया से ही सोचना है। तो था कि मुझे मुंबई दिल्ली वहाँ के बच्चों के साथ कॉम्पीट करना था, एम्स के बच्चों के साथ, वो सब के साथ कितना compete करना था। हाँ। एडवांस। तो अगर मैं उस टाइम पे अगर यहीं पे रह के, क्यों यहाँ का पढ़ाई क्या है कि हम लोग 4-5 घंटा 6 घंटा पढ़ के भी हम लोग पास हो जाते हैं, हम लोग अच्छा ही रैंक निकाल देते हैं यहाँ पे, और वहाँ का कॉम्पिटिशन अलग है। तो मुझे वो लाइब्रेरी में जाके वो एनवायरनमेंट मिला कि वहाँ पे जब मैं भी पहले जब सोचा था ना, मैंने सोचा था कि लाइब्रेरी जाते हैं 2-3 घंटा पढ़ता हूँ आ जाता हूँ। तो मैं जब गया पहले दिन, जब गया 3-4 घंटा बैठा, 4-5 घंटा 3-4 घंटा बैठा लाइब्रेरी में, बैठ के इसके बाद आया रूम पे आ गया, आके सो के फिर मैं दिन को सो गया। इसके बाद शाम को फिर गया, देखता हूँ वही बच्चे वहीं पे अभी भी पड़े हुए हैं। वाह। तो मैं सोचा, मैं इसके बाद मेरा कोई सीनियर वीनियर नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने मतलब किसका गाइडेंस लूँ क्या करूँ। तो मैंने एक वहाँ पे ही मेरा एक दोस्त वो झारखंड से आया था, तो मैंने उसको मतलब बातचीत किया, वो उसको हिंदी आता था, कम्युनिकेशन बहुत दिक्कत होता है मुझे, दिक्कत। क्योंकि वो लोग को वहाँ का कनाडी है, पूरा। फिर वो हिंदी लोग समझते नहीं या फिर बोलना भी नहीं चाहते, मतलब वैसा होता है। तो ये एक झारखंड का दोस्त मिला, तो उसको मैंने पूछा कि यार तू कैसे पढ़ना है यहाँ पे, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा था यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है, ये एनवायरनमेंट पूरा अलग है मेरे लिए। तो जब मैं लाइब्रेरी, वो बोला कि देख लाइब्रेरी में तुझे 12 से 13 घंटा बैठना पड़ेगा, वो बोला तो अच्छा। 12 से 13 घंटा तुझे बैठना पड़ेगा, रूम पे पढ़ाई नहीं होगी। तो मैंने बोला कि 12-13 घंटा इट्स बिग डील। कभी मैंने नीट यूजी के लिए प्रिपेयर किया, जिसके लिए मैं 12-13 घंटा मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो और हाफलोंग में तो आपको पता ही है कि हम लोग इतना पढ़ते नहीं है, मतलब पढ़ते उनसे 3-4 घंटा है भी 5 घंटा वैसे हम लोग का रूटीन था। तो वो 12 घंटे ऑन ए ट्रॉट बैठना मतलब इट वॉज नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे मैंने 8 घंटा 9 घंटा, लेकिन पहले मंथ के एंडिंग में मैंने 12 से 13 घंटा हिट करना शुरू कर दिया। मतलब 12 से 13 घंटा हिट करना शुरू, मैंने अपना टेबल बनाया कि सुबह 6 बजे मुझे 5 बजे उठना है, नहाना है, डेली नहा के मुझे जाना है लाइब्रेरी, वो मेरा रूटीन हो गया। सर ने बोला कि मेक दिस ए रूटीन, ओके। मेक दिस रूटीन। तुमको जैसे तुम सुबह उठ के कॉलेज जाते हो ना, वैसे ही तुम एक रूटीन है ये, सुबह उठ के तुम ब्रश करते हो, ये एक लाइब्रेरी एक रूटीन होना चाहिए। तो मेरे लिए वो था, हम लोग लेके जाते थे, ईयरफोन होता था, हेडफोन होता है, डिजिटल हो ही है ना, आपको एक स्टडी टेबल मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बच्चे आसपास में पढ़ रहे हैं, आपको नींद आएगा तो भी आपको डर लगेगा कि नहीं मैं नहीं सो सकता, कि अगर मैं सो गया तो मेरा रैंक पीछे चला जाएगा, कि इतना कंपटीशन है। तो इसका मतलब लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ा बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं मतलब यहाँ के मतलब जो भी बड़े लोग हैं जो आज देख भी रहे होंगे मुझे, मैं चाहता हूँ कि हाफलोंग का जो, मैं जब हाफलोंग आया, जब आफ्टर ये नीट पीजी देके जब यहाँ पे आया, तब भी मैंने सबसे पहले पापा को पूछा कि यहाँ पे लाइब्रेरी है कि नहीं, क्योंकि मैं 3-4 साल हो गए मैं नहीं आता था। तो उन्होंने बोला कि मार्केट में नहीं, यहाँ का लाइब्रेरी जो ऑडिटोरियम है। मैं बोला कि वो वाला कैसा है लाइब्रेरी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बोला जाता है उसको। तो मैं गया एक दिन, जाके देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, एक टेबल डेस्क से वैसा तो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि बस एक हाफलोंग में एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, ये क्योंकि बात तो उससे हाँ। एक क्या होता है कि उससे क्या होता है ना कि देखिए बाहर बच्चे जाते हैं क्या के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। आप जब देखो आजकल डिजिटलाइज है सब कुछ, एलएन बोलो, आपका एसीएस बोलो, एपीएससी बोलो, सब कोचिंग ऑनलाइन हो जाता है आपका। आपको बस बैठना है, एक लाइब्रेरी, एक आपका डेस्क पर प्राइवेट डेस्क होगा, आप वहाँ पे क्लास कीजिए, बैठिए, अपना नोट्स बनाइए, स्टिकी नोट्स होता है वो लगाइए वहीं पे डेस्क में, पूरा लगा आप पढ़िए पूरा दिन 24। बाहर 14-16 आवर्स 24, हमारा लाइब्रेरी 24 आवर्स खुला रहता था। वो लाइब्रेरी जो था मेरा 24 आवर्स। लेकिन मैं तो आप चाहता है जो हाफलोंग में एक ऐसा ही एक एजुकेशन, मैं चाहता हूँ कि हाफलोंग अभी नेक्स्ट एजुकेशन, एक एजुकेशन हब हब और बनना चाहिए, और एजुकेशन उसके का लिए स्पोर्ट्स हब, एक लाइब्रेरी चाहिए। एक लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आपको क्योंकि पता है कि नहीं, ये जो आज का लाइब्रेरी है ये ऐसा नहीं था, उसका चेहरा बहुत फेमस था। और हाफलोंग का जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी था वंस अपॉन ए टाइम, ये इट वाज मतलब फुल ऑफ मैंने गुड बुक्स, मतलब ऐसा किताब यहाँ पे नहीं था दूसरा जगह। हाँ, मैं वही तो चाहता हमने हूँ, वो स्टोरी भी किया था। मैं वही चाहता हूँ कि इसको रिनोवेट करके, जैसे रिनोवेट अभी करके न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आए। ओके। मतलब देखिए आप मिनिमल फीस तो आप भी ले सकते हैं यहाँ पे जो है, वो ले सकते हाँ ले सकते हैं। स्टूडेंट लोग आपको मंथली 200-300 दे दीजिए, मिनिमल फीस तो आपको देंगे। देखिए मैं बोल रहा हूँ ये मतलब
एक गेम चेंजर भी हो सकता है लाइब्रेरी। राइट, मैं एकदम बोलता हूँ। अच्छा अच्छा सजेशन है। हाँ, तो आपने ये वो देखा और एकदम प्रैक्टिकली आप समझा रहे हैं, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप हम लोग जानने की कोशिश, आप अभी अभी फिलहाल आप कहाँ पहुँचे हैं? और अभी फ़िलहाल जब मैंने वहाँ से मेरा ऑल इंडिया रैंक नीट पीजी मैंने दिया 1 साल बाद। ओके। तो उसके बाद नीट पीजी रैंक के बाद मेरा नीट पीजी ऑल इंडिया रैंक 850 आया पूरे इंडिया में। तो 850 रैंक आने के बाद मैं मतलब मेरा था कि मुझे एक डिपार्टमेंट चाहिए था ओरल सर्जरी बोल के। तो मुझे यस। लगा कि ये डिपार्टमेंट मुझे मिलेगा कि नहीं, मैं डाउट में था अच्छा कि वो डिपार्टमेंट मुझे बाद में जब काउंसलिंग हुआ मुझे मुझे नहीं मिला वो डिपार्टमेंट। अच्छा। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, घर पे आया जब डिसअपॉइंट। लेकिन मैंने जो काउंसलिंग जो नीट पीजी जो होता है ना, उसमें एक ऑप्शन रहता है कि इफ़ यू वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी ऐसे ऐसे डेंटल कॉर्प्स, इंडियन आर्मी डेंटल कॉर्प्स बोल के। तो मैंने वो टिक किया था। क्यों वैसे वैसे मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि इंडियन आर्मी जाना है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का मेरा मतलब कोई नहीं होता कि इंडियन आर्मी में घुसना है मुझे, कहीं भी घुसना है, मतलब ऐसा नहीं था, मेरे लिए पीजी था। तो जब मैंने वो टिक कर दिया वहीं पे, मतलब इट वाज जैसे हाँ ये भी फॉर्म में टिक कर देता हूँ, ठीक ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या क्या है बोल के। तो अभी क्योंकि उसमें सिर्फ ऑल इंडिया में सिर्फ 30 सेलेक्ट होते हैं, तो 30, तो उसमें मेरा होता है चलो। छोड़ देता हूँ, होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं अच्छा बोल के। तो बाद में जब मेरा ये नहीं हुआ, तो ये नहीं, जब मुझे ओरल सर्जरी नहीं मिला मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था घर पे। अच्छा। आई फेल लाइक, मतलब जब घर कर्नाटका से वापस आया आई वॉज, मतलब मैं घर पे अकेले रहता था रूम पे, मतलब मम्मी लोग भी बोलते थे, मतलब बहुत मतलब वैसा हो गया, मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया था मेरा, स्ट्रेस। मतलब आई वॉज लाइक क्राइंग, फीलिंग लाइक टू क्राई। मतलब कभी होता था कि यार मैंने मेहनत किया, मैंने एक साल रेसिडेंसी छोड़ा है, तो इट वॉज ए वेरी मच रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी कि रेसिडेंसी छोड़ना, मतलब मेरा हैंड प्रैक्टिस मैंने छोड़ा है 1 साल के लिए। तो मुझे लगा कि अब क्या होगा आगे। तो बाद में मुझे जब पता चला कि मुझे कॉल लेटर, आर्मी का कॉल लेटर आता है, मुझे इसका कुछ पता नहीं था। अच्छा। हाँ, तो इंडिया में टॉप 300 को बुलाते हैं नीट यूजी के, नीट पीजी के रैंक से वाह। टॉप 300 को, तो कॉल लेटर आता है। तो मैंने ऐसे एक दिन मेल ऐसा स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरे मेल में आया कि हाँ, इफ़ यू, मतलब कॉल लेटर आ गया मेरा उसके कॉल लेटर आ गया। हाँ दिल्ली से आया। ओके। मिनिस्ट्री वो जो क्या डिफेंस डायरेक्टर के, डिफेंस का हाँ मिनिस्ट्री जो है, राइट। वहाँ से आया कॉल लेटर। तो मैं कॉल लेटर देखा तो मैं उस दिन बहुत खुश हो गया, मतलब मैं प्रिपेयर, मैं सोच रहा था, मैं लाइब्रेरी के लिए सोच रहा था कि अभी यहाँ पे जाके यहाँ पे पढ़ाई फिर से शुरू करना पड़ेगा मुझे। ओके। उसके लिए सोच रहा था मुझे, मैं सोच रहा था कि घर पे कैसे एनवायरनमेंट बनाओ, बुक्स वुक्स निकाल दिया था मैंने अच्छा कार्टन से कनाडा से पैक किया था, वो अच्छा निकाल के मैं रख दिया था टेबल में। अच्छा। और उसी दिन आ गया ये लेटर। तो उसके बाद मैंने लेटर वो आया, उसका मेरा इंटरव्यू हुआ। ये जून का बात है, जून में लेटर आया और अगस्त में मेरा इंटरव्यू था, अगस्त 29 में दिल्ली में था। आपका वो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस जो वो है ना आपका, दिल्ली में ऑफिस है उनका आर्मी का, आर एन आर हॉस्पिटल है वहाँ पे होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास में ही है। तो वहाँ पे इंटरव्यू था मेरा। तो मैं गया कि मतलब इतना हाई होप्स लेके, मुझे तब पता चला कि लाइफ में मतलब इतना हाई होप्स करके नहीं जाना है। मतलब मेरा प्रैक्टिकल, मेरा क्या था कि मैं पहले से भी, मतलब स्पीकिंग स्किल्स मेरा पहले से भी अच्छा ही था, मतलब इतना ख़राब नहीं था। तो मैं गया, प्रिपेयर किया, हाँ, क्योंकि मतलब वो मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब आपका डेंटल रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मेडिकल रिलेटेड, आपको वो एक यूपीएससी टाइप है मतलब। हाँ हाँ, ये तो वहाँ पूरा। पे मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मैंने, और हम सबसे वहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ का कोई मॉक इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ। तो मैंने कभी मोबाइल में देखा नहीं, मतलब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू देख देख के ही गया मैं, क्योंकि इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, आर्मी थिंग्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, वो लोग कभी वेरी शेयर नहीं करेंगे आपका कुछ भी, मॉक शेयर नहीं ना। करते। और किसी को कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने रेजन सर को, थॉमस सर को फिर से कॉल किया, जो कर्नाटका, उनको बोला कि क्या है, कि कैसा होता है। तो उन्होंने बोला देख तू मतलब इतना फोकस मत करना कि, इतना वो मत करना कि तुझे डिसहार्टेन नहीं होना है तुझे। तो अगर नहीं होता है तो, लेकिन कोशिश कर, तुझे मिल सकता है। तो मैं गया, तो जाके इंटरव्यू दिया मैंने। दिल्ली में 3-4 दिन बैठा, मेरा इंटरव्यू 29 अगस्त में था। तो 29 जुलाई में था। तो उसके बाद मैंने दिया इंटरव्यू। देने के बाद मतलब मेरे मेरे बैच में 15 बच्चे आए थे, 15 से 20 बच्चे आए थे, मतलब एवरी डे यू आर कॉलिंग 20-20, टोटल 300। इट वॉज ए 15 days लॉन्ग इंटरव्यू। तो मेरा 29 को था, तो 20 बच्चे आए। तो वहाँ पे चंडीगढ़ से बच्चे थे, दिल्ली से थे, हर जगह से थे, मतलब भारत के हर एक जगह से। आसाम से मेरे ग्रुप में मैं ही था। तो मैं, और मोस्ट प्रोबेबली आसाम से कॉल भी मुझे ही आया था, सिर्फ अच्छा मैं ही था आसाम से। तो मैं गया वहाँ पे, तो इंटरव्यू हुआ उस दिन। वहाँ पे एनवायरनमेंट, वो लोग ने बोला, सर आए थे, ब्रिगेडियर सर थे, जनरल सर थे आर्मी के, बड़े बड़े लोग थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो मुझे जब अंदर बुलाया, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया, 9 लोग का पैनल था अंदर इंटरव्यू के लिए, वाह। पीपल 9, और मुझे बीच में रखा गया। तो सब यूनिफॉर्म में थे, आर्मी यूनिफॉर्म थे। डेट वॉज माई, मतलब तब जाके मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ बड़ा अचीव कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम तभी मुझे लग रहा था कि
मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाँ इंटरव्यू देना है, मतलब सोचा नहीं था आर्मी मतलब इतना थोत नहीं आता है ना, मतलब कि हम हाँ लोग तो वो तो सिविलियंस थे ना। सिविलियंस है। अभी तब जाके जब देखा यूनिफॉर्म में सब ऊंचे लंबे सब है, यहाँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस तरीके से है, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो सही है, अब अच्छे से बोलना है। तो जब मेरा फर्स्ट कॉन्वर्सेशन, जब मैं जैसे अंदर एंट्री हुआ, जनरल सर मतलब जनरल साहब ने मुझे बोला सूरज बोल के बोला इस सर बोल के, तो मैं जो बैठने के लिए दिया उसका, उन्होंने बोला कि तुम डिमासा से हो, असम से हो, बोला नॉर्थ ईस्ट, बोला तो उसने बोला जी सर नॉर्थ ईस्ट से हूँ। तो उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानने की कोशिश किया, अच्छा। डिमासा के बारे में, तुम जहाँ से आए, वो भी आए थे पहले अच्छा। असम में। उन्होंने बोला कि लाइफ में एक बार पोस्टिंग तो तुम्हारा होगा ही, उनका भी लाइफ में एक बार सबका नॉर्थ ईस्ट में तो पोस्टिंग होता ही है, तो वो भी आए थे नॉर्थ ईस्ट। उन्होंने मेरे बारे में जाना, फैमिली के बारे में जाना, वाह। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो लोग जानना चाहते हैं। और ये मैं यहाँ पे इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक चीज़ यहाँ पे मैंने बहुत बार सुना है, ये डिमोटिवेट मतलब एक डिमोटिवेशन वे में भी लेते हैं लोग कि हम लोग डिमास हाउस है, हम लोग को बाहर लोग नहीं जानते हैं, ये है वो है, मतलब वैसा सीन कुछ नहीं है बाहर। बाहर लोग क्या है कि हमारे बारे में जानना चाहते हैं अभी, तो एग्जैक्टली। दे वांट टू नो आवर कल्चर डाइवर्सिटी। हर एक स्टेट में क्या होता है, एक महाराष्ट्र हो गया, एक सबका कम्युनिटी एक है, हमारे पास रिचनेस है, सबसे कल्चर ज्यादा। डाइवर्सिटी है। तो उसका मैंने उसी जब क्वेश्चन मुझे ये सबको पूछा गया तो मैंने कल्चर डाइवर्सिटी के बारे में बहुत बोला, ठीक। तो दे वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। दे सेड दैट हाउ यू विल सर्व द आर्मी। तो मैंने बोला कि मैं इस जगह से हूँ जहाँ पे मैंने हर एक तरीके लोगों के साथ बैठा हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ एक नेपाली कम्युनिटी से, बट मैं रहता हूँ एक ट्राइबल इलाका में, बचपन से वही जन्म हुआ है, तो मैं हूँ वही इलाके का, और मैं उनके साथ बैठ के बड़ा हुआ हूँ हर एक कम्युनिटी के साथ। अभी गुवाहाटी में जब आया तो यहाँ पे मारवाड़ी मिले, अपने वहाँ पे मेरे डिमासा भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, मेरे नागा है, मेरे कुकी है, मेरे मिज़ो है, कितने सारे अभी दोस्त लोग हैं मेरे। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत सही, बहुत अच्छा से बैठता है, तो वो उसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में भी। तो मैंने वो सब बताया उनको। तो और बाकी तो मैं इंटरव्यू में इतना कुछ तो नहीं बता सकता आपको अभी, लेकिन वही है कि मतलब इट से मतलब वो थोड़ा प्राइवेसी होता है ना इंटरव्यू। तो हाँ उसके बाद तो अलग। तो उसके बाद वही इंटरव्यू में हुआ, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ डेंटल के बारे में पूछा, मेडिकल के बारे में भी पूछा, फैमिली बैकग्राउंड पूछा, फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में पूछा। जैसे फाइनेंशियल इशू के बारे में पूछा कि अभी मेरे पापा का जॉब के बारे में पूछा। जैसे मेरे पापा तो पियोन है DIPR ऑफिस में, तो उन्होंने पूछा क्योंकि उनके पास सब डिटेल्स रहता है मेरा बायोडाटा, तो उनके पास था। तो उन्होंने बोला तुम्हारे पापा तो पियोन है, तो तुम बोल रहे हो तुम्हारे भाई MBBS कर रहे हैं, और तुम भी गवर्नमेंट क्या मेरे डेंटिस्ट और डॉक्टर ऑलरेडी, तो तुम लोग का फाइनेंशियल तो लगता नहीं लोन है क्या, कुछ बोल के बोला। तो मैंने बोला कि हम लोग दोनों भाई हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, और आसाम सरकार ने हमें मतलब इतना मतलब मिनिमल प्राइस में हमको इतना क्वालिटी एजुकेशन दिया है कि उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए मतलब हम लोग को कुछ लोन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब एक आम आदमी भी पढ़ सकता है। अगर आपका मेहनत किया है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज सीट मिला, आप पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने तो वो सब सुने, वो लोग जाने, तो वो सब के बारे में पूछा, फाइनेंशियल इशू के बारे में। तो बाकी और तो वैसा ही हुआ इंटरव्यू। तो उन्होंने लास्ट में बोला कि इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और काजीरंगा के बारे में पूछा, बहुत कुछ के बारे में पूछा। मतलब इट वॉज 40 to 45 मिनट्स लॉन्ग इंटरव्यू। गुड। इट वॉज वेरी नाइस। नाइस मीन्स अच्छा टाइम था, मतलब 9 लोग ने इट इज अपना अपना टाइम लेके पूरा पूछा। तो इट वॉज ए वेरी नाइस मतलब वो एक्सपीरियंस। अच्छा हाँ एक्सपीरियंस। मतलब जब मैं बाहर निकला वहाँ से रूम से, तो मुझे फील हुआ कि हाँ मतलब अगर आज मिले या ना मिले, लेकिन ये मोमेंट में यहाँ पे आके अपने पूरा डिस्ट्रिक्ट को satisfied। रिप्रेजेंट किया, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, और बोलने से का। इतना कुछ मैं बोल पाया वो लोगों से। 30-40 मिनट्स इज नॉट ईजी, हाँ। मतलब कोई भी नहीं आ सकता वहाँ पे, मतलब आके बोल सकता है उनके सामने। और इट वॉज वो लोग जब बोले लास्ट में ऑल द बेस्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू, देन इट वॉज वेरी नाइस फीलिंग फॉर मी कि आज सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन इतना तक पहुँच गया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। यस 100%। तो वहाँ से 20 जब इंटरव्यू हो गया तो हम लोग को रुकने के लिए बोला गया 20 लोगों को। तो 20 लोग, तो वहाँ से 3 लोग सेलेक्ट हुए, 15 से 20 आए थे, 3 लोग सेलेक्ट हुए। तो पहला नाम लिया गया बाहर के किसी का, मतलब लखनऊ का क्या था, और एक थी लड़की थी, एक वो थी अपनी चंडीगढ़ की। और मैं सोचा यार मेरा तो नहीं हुआ होगा, शायद कोई नहीं होता है, और अभी देखेंगे अभी। कोई तो बाद में थर्ड में मेरा नाम लिया गया। तो आई वॉज लाइक शॉक। मुझे शौक, मतलब मुझे भी ले लिया, मतलब हाँ था कि हाँ इंटरव्यू तो अच्छे से गया था, लेकिन मतलब मैं कभी नहीं सोचा कि हमारे स्टेट, मेरा भी वही मेंटेलिटी था ना कि आप डिमासा से गया हूँ इतने ऊपर में, वो लोग क्यों ले रहता ना सेंट्रल जॉब है, हाँ सेंट्रल वो में सभी हमारे कहाँ सभी प्रीफर सोचते करेंगे, रहते वैसा ही रहता है। हैं। तो बाद में ले लिया मुझे। तो 3 नंबर में नाम बुलाया मुझे। इट वॉज ए ट्रिक, मुझे तो पता नहीं था। 3 नंबर में नाम बुलाया, इसका मेरा मेडिकल हुआ वहाँ पे, मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। तो 3 नंबर में नाम बुलाया, लेकिन वो इंटरव्यू में 60 सेलेक्ट करते हैं। अच्छा। फ्रॉम 300 दे विल सेलेक्ट 60, फ्रॉम 60 दे विल मेक
टॉप 30 मेरिट रैंक। तो वो मेरिट आएगा आपको 1 महीने बाद। अच्छा। तो जब मेरा मेडिकल कोलकाता में था, तो कोलकाता में जब मेरा मेडिकल मतलब मेरा दिल्ली में मेडिकल हुआ, तो मेरे पैर में प्रॉब्लम बताया गया दिल्ली में। अच्छा। उसके बाद फिर से और एक स्ट्रगल फेज आ गया। अब वो मेडिकल में अगर मैं फेल हो गया तो मेरा इंटरव्यू इज वेस्ट, आई विल नॉट गेट इनटू आर्मी। तो मेरा पैर में दिक्कत बोला उन्होंने, वहाँ पे मेडिकल में दिखाया गया। तो मैं यहाँ पे आया, आके मैंने जिम ज्वाइन किया, तुलाराम फिटनेस सेंटर, जो सीएम सर ने जो अपने इनिशिएटिव में जो जिम खोला हुआ है, उसके मतलब तो ये बेसिक एम्यूनिटीज़ यहाँ पे सब था ही। तो यहाँ पे सर भी प्रणब सर थे, तो वो भी एथलीट ही है, आपको पता ही होगा प्रणब डॉक्टर सर। तो उन्होंने मुझे मतलब यहाँ पे पूरा ट्रेन किया, मतलब क्योंकि हम मेरा मतलब फिजिकल उन्होंने पूरा देखा मेरा यहाँ पे कि मेरे पास, उन्होंने बोला 2 महीने का समय है, 2 महीने बाद फिर से तेरा रीमेडिकल करेंगे कोलकाता में। तो मैं 2 महीने में सर को आके बोला, सर मेरा मैं पहले भी जिम गया था यहाँ पे, लेकिन सर आके बोला, सर मेरा 2 महीने मेरे पैर में दिक्कत बोल रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्या करूँ, आप अभी कुछ क्या करूँ मैं। उन्होंने मुझे रूटीन बना के दिया, मैं वही रूटीन फॉलो किया। मैं डेली सुबह जिम, शाम को 2 घंटा वॉक रनिंग डेली फॉर लास्ट 5-6 मंथ से मेरा रेगुलर है। मैं वो मैं नहीं था, लेकिन मैंने खुद के लिए वो किया। उसके बाद मैं गया कोलकाता के में, जब मैं ट्रेन पे जा रहा था यहीं से हाफलोंग से ट्रेन पे अकेले जा रहा था, वहाँ भी हर जगह अकेले ही जाता हूँ मैं, अकेले जा रहा था। तो उसी दिन ट्रेन में जब था, तो वेबसाइट में, इंडियन आर्मी की वेबसाइट में आ गया मेरिट। तो मेरिट में आया, तो मुझे पता नहीं था, मैं ट्रेन में उस टाइम में सिलीगुड़ी पार कर रहा था। तो मैं आराम से सो रहा था, तो मैं लखनऊ का जो दोस्त था वो बोला, इसको मिला था, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। अच्छा। तो मैंने सोचा यार अभी ये साल तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ये साल तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अचानक कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा है मुझे, क्या बात से बोल के। तो उसने एक पीडीएफ दिया, पीडीएफ जब मैंने खोला तो वहाँ पे देखा मैं नीचे देखा ऊपर मेरा नाम ऊपर में था 4th रैंक पे ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में चौथा नाम में मुझे ऑल इंडिया रैंक 4th मिला आर्मी में। वो इंटरव्यू जो दिया था मैंने, उसमें 4th रैंक मिलने के बाद, तो उस टाइम में मैं बहुत मतलब शौक, मतलब इट वॉज लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन मुझे उस टाइम में एक स्ट्रेस भी था कि अब मेरा मेडिकल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा रैंकिंग ऑल इंडिया में आ गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे मेडिकल में क्या होगा मेरा बोल के, तो मेडिकल में गया, तो मेडिकल पास हो गया वहाँ पे। मेडिकल पास होने के बाद, उसके बाद मेडिकल जब वहाँ पे हुआ, उसके बाद वहाँ पे सर लोग ने बोला कि अब तो तुझे मिल जाएगा, तूने बहुत अच्छा किया है, रैंक 4th भी हुआ है इंडियन आर्मी में, और इसमें जब रैंक 4 और मेडिकल पास हो गए, तो मुझे पता चल गया कि हाँ अब ऐसे एज ए कैप्टन इंडियन आर्मी को मैं सर्व कर रहा हूँ अभी। तो वहाँ पे वो लोग ने बोला कि अभी तेरा कॉल लेटर आ जाएगा। तो अभी रिसेंटली अराउंड 1 वीक बैक ही मेरा कॉल लेटर आया है। अभी मुझे ऐसे कैप्टन इन द इंडियन आर्मी चूज़ किया गया है एज एन आर्मी डेंटल कोर। अच्छा। ये जो जर्नी तो हम लोग सुना है, काफ़ी अब स्ट्रगल सब है, और अब इतना सुंदर से इसको पार कर दिया। तो हम लोग का काफ़ी बच्चा है जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोग भी शायद ऐसा ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लोग को छोटा जगह से। तो उन लोग के लिए आप क्या बोलना चाहता है, आपका मैसेज क्या रहेगा? उन लोग क्या करने से आपका जैसा ऐसे लाइफ पे एक सक्सेसफुल ड्रीम जो है सक्सेस होने का जो चांसेस रहता है, और बीच में आपने स्ट्रेस दिया कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी होना है, तो ये एक हम लोग के बारे में, हम लोग का जितना भी हिल्स लैब का दर्शक है, अब थोड़ा बताइए आपका बयान से। हाँ, मतलब जैसे अभी मेरा जर्नी तो बहुत, यहाँ पे हाफलोंग के लोग तो बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे सभी ने यहाँ पे देखा ही है, चाहे बच्चे हो चाहे जो भी हो, वो मुझे रिलेट कर पाएंगे ही, और जो मैंने बोला है वो रिलेट कर पाएंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि मतलब पढ़ाई, फिटनेस और स्पोर्ट्स, ये सब में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि हम डिजिटलाइज हो गए, हम मॉडर्नाइज हो गए तो हम मोबाइल में रहेंगे सब, वैसा भी नहीं है। बुक्स खोलना बहुत ज़रूरी है, बुक्स खोलिए, बुक्स में बहुत नॉलेज है अभी भी। मतलब हम लोग क्या हो गए कि अभी मोबाइल में मतलब डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। आप एक बार मोबाइल खोलोगे, मोबाइल खोल के आप बैठोगे, थोड़ा देर के लिए पढ़ूंगा, एक मैसेज आ जाता है, आप वो खोल के बैठोगे। उस ऐसे आप उसको छोड़ो, अगर आपको फ्यूचर बनाना है यहाँ से, अगर निकल के आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आपको मतलब मोर फोकस टू योर, मतलब अपना गोल जो एक सेट करके उसके तरफ में आपको आगे चलते जाना है। जैसे अभी जैसे डिमासा अभी म्यूज़िक बोलिए आप, हर चीज़ में अभी आगे बढ़ रहा है, टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि बच्चे लोग गिटार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन करके हमें मतलब आगे बढ़ना है। मतलब हम लोग को बाहर के लोगों के साथ कॉम्पीट कैसे करना है, क्योंकि बाहर हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग कंफर्ट जोन में बहुत रहते हैं। मैं बार बार वही बोलूँगा, हाफलोंग इज ए प्लेस ऑफ कंफर्ट जोन।
स्टूडेंट के लिए। कंफर्ट से बाहर जाना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और एक बात तो ये और भी बाहर सोच है, जाके भी मैं बोलता हूँ, बाहर जाके भी आपको वहाँ पे जाके भी आपको याद रखना है कि आप कहाँ से आए हो और आपको कहाँ पहुँचना है। क्योंकि बाहर जाके क्या होता है कि बहुत बहुत नया वर्ल्ड है हमारे लिए वो। हाँ। जैसे बाहर से गुवाहाटी हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है। गुवाहाटी वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शन बहुत सब सारे कुछ, हैं। हाँ। तो आपको उस चीज़ में फोकस नहीं करते हुए मैं आया कहाँ से हूँ और मुझे जाना कहाँ है, वो आपके दिमाग में हमेशा रहना है। हमेशा कि बीच determination में देखिए स्पोर्ट्स रहेगा ही। मेरा भी ऐसा नहीं था कि मैं खेलता भी था, मैं घूमता भी हूँ दोस्तों के साथ, पार्टी भी करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन देयर शुड बी ए बैलेंस। लाइफ में हर एक चीज़ में एक बैलेंस मेंटेन करना है, कोई भी चीज़ को ओवरडू नहीं करना है। कि मतलब क्या बेसिक चीज़ हमें क्या है, एक पढ़ाई दे सकता है, एक स्पोर्ट्स दे सकता है, म्यूज़िक जो भी आपका ड्रीम है उसके तरफ में अच्छे से जाना है, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन, कोई भी चीज़ को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, तो दूसरा बटन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसलिए आपको सब में बैलेंस मेंटेन करना है। अच्छा, हमने सुना है कि आपका छोटा भाई भी डॉक्टर बन गया। हाँ। तो हम लोग ये बात तो बोल सकते हैं इन कंक्लूजन, जो फाइनेंशियल इशू होता है ये कभी भी बड़ा बड़ा रोल हार्डल नहीं नहीं, प्ले नहीं, कभी नहीं, आपका कभी नहीं। डिटर्मिनेशन। नहीं, मेरे लिए तो फाइनेंशियल इशू कभी एक मैं उसको कभी अपना वो भी नहीं बनाता, आर्मर भी नहीं बनाता कि मेरे पापा मम्मी मुझे कुछ नहीं दिया, मैं अपने मेहनत से, वो भी नहीं बोलता। फाइनेंशियल इशू क्या है कि वो लोग का बोलना है कि मेरे मम्मी पापा लोग के पास, हमारे पास बाहर जाके पढ़ने का वो नहीं है, ये नहीं है, अभी वो बोल ही नहीं सकते हाँ। क्योंकि फाइनेंशियल इशू वो रोल प्ले ही नहीं करता। Okay. आपको अगर पढ़ना है तो आप देखिए कल एपीएससी का रिजल्ट आया है, एक मतलब वो पान दुकान जो करते थे, बिजनेस करते, उनके बेटे एपीएस बन रहे हैं, एपीएससी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? फाइनेंशियल इशू कुछ वो सीन नहीं है, आपका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मेरा तीन चीज़ है पिलर जो है, एक है आपका पेशेंस होना चाहिए, हाँ। एक हो गया आपका परसिवरेंस टू अचीव समथिंग, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है यू हैव टू वर्क हार्ड कोई भी अचीव करने के लिए। देखिए हर एक चीज़ क्या होता है कि मेरा भी ड्रीम नहीं था कि आज मैं इंडियन आर्मी में कैप्टन बनूंगा। मेरा कभी वो, मैं आपको स्टोरी तो बता ही दिया, क्लास 10 में मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, 12 में मुझे पता नहीं था। तो मेरा ड्रीम कभी नहीं था कि इंडियन आर्मी में पहुंचूंगा, वैसा नहीं। इट्स बोलते ना कभी कभी आपको, इट्स नॉट अ ड्रीम दैट यू गेट, इट्स समटाइम्स योर हार्ड वर्क एंड द डेस्टिनी वेयर इट टेक्स यू। तो इसलिए लेकिन ड्रीम होता है, ड्रीम रखना ज़रूरी है कि मुझे ये अचीव करना है, लेकिन अगर आपको वो ड्रीम नहीं मिलता है तो आपको स्टिल हार्ड वर्क करते रहना है एंड बिलीव इन गॉड। वो हमेशा ही हैज़ ए प्लान फॉर यू। तो वही है मेरा। और आपका पेरेंट्स का क्या बोलेंगे? पेरेंट्स के बारे में क्या बोलेंगे? पेरेंट्स के बारे में तो वही बोलूँगा कि मतलब इन्होंने मेरे लिए मतलब जितना किया है आज तक, मतलब हर एक माँ बाप तो सबके लिए करते हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा को ऐसा नहीं बोल सकता कि हाँ इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सभी के मम्मी पापा लोग हमेशा सबके बच्चे के लिए करते हैं। Exactly. हाँ, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए कभी ऐसा फील होने नहीं दिया कि मतलब कि हाँ तू नहीं जा सकता पढ़ाई के लिए, कभी बाधा नहीं, कभी बाधा नहीं हुआ जी। मतलब उन्होंने हमारा अभी भी घर नहीं है अपना, आपको मतलब अपना घर नहीं है, हम लोग क्वार्टर में रहते हैं 15-20 साल से। तो हमारा क्या था कि मतलब उन्होंने हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है, इट इज़ लाइक ए इन्वेस्टमेंट। वो प्यार जो हमें दिया है कभी मुझे फील होने नहीं दिया कि मतलब कि हाँ, मैं जब भी बोलता था मम्मी मुझे पैसा चाहिए 5,000 रुपये दो मुझे किताब, क्योंकि डेंटल इससे कॉस्टली, आप डेंटल कॉस्टली है, 5,000 दो, 10,000 दो, कभी ऐसा होता था। मुझे खुद बोलने के लिए बुरा लगता था, लेकिन वो समझ जाती थी। मम्मी को फ़ोन करती थी, मम्मी पता चल जाता था कि मम्मी बोलती थी कि कुछ चाहिए क्या। अगर मैं नहीं बोलता था तब भी पापा मुझे कोई 500 कभी 1,000 रुपया, गुवाहाटी में रहता हूँ, गर्मी होती है वहाँ पे, हम नया एनवायरनमेंट था, गर्मी था, तो 500-1,000 रुपये देते रहते थे। मतलब फाइनेंशियल मतलब कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ। और वो जो होता है ना, और एक प्रेशराइज जो प्रेशर होता है ना, वो भी मुझे कभी फील नहीं हुआ। वो मैं आज मेरा सक्सेस जो भी है ना, जो भी छोटा मोटा अचीवमेंट जो मेरा हुआ है अभी, मतलब मैं उसको इतना बढ़ाने में मुझे आगे और बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कैप्टन से मेजर और आगे बढ़ के मुझे बहुत सपना है। हाँ, डिमासा का नाम करना ही है। मतलब वही, क्योंकि हम लोग जन्म यहीं पे हुए हैं, पापा यहीं के जन्म है, तो हमारे लिए सब कुछ यहीं पे है। तो वही है कि मतलब इन्होंने जो किया है मेरे लिए, मतलब प्रेशराइज कभी नहीं किया मुझे कि हाँ तेरा अभी ये नहीं हुआ तू क्या करेगा, नहीं। तो वो लोग बोले कि तू जो कर रहा है कर, हम लोग हैं, तुझे पता है, तू जो करे तो तेरा भाई भी तेरे पीछे वही करेगा। तो वही मेरा मेंटलिटी था। और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि मतलब ऐसे मम्मी पापा मुझे मिले। बहुत हमेशा मेरे सक्सेस में भी थे, मेरे फेलियर में भी थे, और मेरे साथ हमेशा ही थे। मतलब
बिन बिन बोले समझ जाते बोलते हैं ना मम्मी पापा, वो चीज़ थे मेरे, वो कनेक्शन था वो तो हमारा। ऐसे ही होते हैं हाँ मम्मी बच्चे पापा, के। वही मैं इसलिए बोला। और छोटा भाई अभी डॉक्टर बन गया, अभी उनका लिए क्या सोच रहे हैं, और भी फर्दर स्टडी करेंगे? हाँ वो तो अभी अभी वो उसको अभी एमबीबीएस सेकंड ईयर में, उसे रिजल्ट आ गया, फर्स्ट ईयर पास भी हो गया वो मैंने उसको बोला था कि तू अभी एक बार एमबीबीएस घुसेगा, अभी तक मेरे अंदर में है तू 2 साल, उसके बाद एमबीबीएस घुसेगा, उसके बाद मैं भी पीछे हटूंगा, उसके बाद तेरा लाइफ है। तो अभी कब से ज्वाइन कर रहे हैं कौन? मैं आप? मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ अभी 11 तारीख यहाँ से निकल रहा हूँ, अच्छा। 16 को मेरा ज्वाइनिंग है प्रयागराज में, 17 को कमीशनिंग है, पापा भी जा रहे हैं मेरे साथ, वाह। कमीशनिंग होगा उस दिन मतलब। प्रयागराज में? हाँ प्रयागराज में, तो वहाँ पे अभी कितने महीने रहेगा उसका, हमारा ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ओके। तो लेकिन अभी कमीशनिंग हो जाएगा, मतलब अभी स्टार्स वार्स लगेंगे, मतलब वही ऑफिसर वाली फील आएगी। ऑफिसर से लगे। तो अभी तो ये जब होगा, जब आप अचीवमेंट होगा, उसी का फोटो लेके हम लोग को तो बताएंगे ना, दिमाग साहब का पब्लिक को क्या बताएंगे? दिमाग पब्लिक को वही मतलब कि आपका बेटा, दिमाग साहब का एक बेटा। डिमासाओ का एक बेटा, वही तो डिमासाओ का एक बेटा आपका ही, मैं तो वही बोलता हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, यहाँ मैं हाफलोंग से जा रहा हूँ ना डिमासाओ, तो डिमासाओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाहर। बस। मैं वही है, मैं कभी ऐसा नहीं बोल, बाहर कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, कुछ भी होता है, मैं कभी ऐसा नहीं होता कि डिमासाओ का नहीं हूँ। बाप बोलता हूँ आसाम से हूँ, लेकिन डिमासाओ हाफलोंग से हूँ मैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत प्राउड फील बहुत करते प्राउड फील करता हूँ मैं, इस जगह से भी होके भी मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए आगे भी, मैं जैसे बोला एजुकेशन हब और स्पोर्ट्स हब, ये मतलब ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एक दिन बन के ही रहेगा, जैसे अभी वो है, और सीएम सर का जैसा इनिशिएटिव है, तो उसी मतलब जैसे मुझे उस दिन भी सर ने भी खुद बोला कि आगे जाके भी जैसे तुम अभी अभी बड़े उनको आदमी पता चला। उनको पता चल गया कि वो भी जिम आते हैं। ओह तो अच्छा। ही वाज सीइंग मी फ्रॉम दोज डेज ओनली, Okay. लास्ट 5-6 मंथ्स रेगुलर जिम जाता था, सब कुछ करता था, सर भी वहीं पे आते थे, हम लोग एक साथ ही एक्सरसाइज करते हैं, वाह। सर वहीं पे करते हैं। तो सर ने मुझे देखा था वो जर्नी में, वो भी थे वहीं पे देख रहे थे, तो जब उन्हें पता चला कि हाँ मुझे मिल गया कैप्टन, तो अभी अभी जा रहा हूँ, तो उन्होंने तो मुझे फेलिसिटेट भी किया उस दिन, एंड ही वाज सेइंग मी दैट, मतलब मुझे मेरे लिए भी कभी ड्रीम में भी नहीं था, मेरे पापा के लिए भी ड्रीम में नहीं था, मम्मी पापा लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट चीज़ है, के बड़ा चीज़ चीफ है। चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर एग्जीक्यूटिव नाम। हमें मतलब मुझे फेलिसिटेट करे, मेरे पापा मम्मी का नाम ले। आशीर्वाद देंगे वो तो, सबसे वही बड़ा तो। बात वो था कि मेरे मम्मी पापा का नाम लिया उन्होंने, वाह। तो इट वॉज लाइक आई वॉज फीलिंग, मतलब वो मेरा नाम लिया, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मम्मी पापा का वाह नाम जो वाह। आया ना, वो चीज़ तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ था। और सीएम सर ने मुझे बोला कि डिमासा साहब को मत भूलना, वो हाँ चीज़, यही बात हम बोल वो रहे हैं। चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सबको ही बोला कि वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगा, जिस डिस्ट्रिक्ट ने मुझे आज इतना कुछ दिया है, तो जहाँ से मैं पला बड़ा हुआ हूँ, जहाँ से मेरे मम्मी पापा लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहीं पे रहते हैं, यहीं के हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट को कैसे भूला नहीं जा सकता कभी भी। तो ये मेरे हमें ब्लड में ही है ये डिमासा, तो अब मैं छोड़ नहीं सकता इसको। एग्जैक्टली तो वही है, तो एग्जैक्टली जो इसलिए मैं प्यार। सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने सबको, हिल्स लाइफ को भी आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, और बाकी सभी यहाँ के लोगों के भी, यहाँ के लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सूरज छेत्री बन के जा रहा हूँ, मैं यहाँ का ऐसे हाफलोंग का, आप लोग का सबका बेटा। एक बेटा बन के जा रहा हूँ यहाँ से, सन ऑफ सन ऑफ डिमासा, वही बन के आगे भी, आगे मेरा मेरा गोल है कि आगे भी बढ़ते रहना है, इससे और ऊपर जाना है। तो ये रहा हम लोग का अपना बेटा, जो कल आप लोग देख पाएंगे एकदम कैप्टन के रूप में। ऐसे तो बीडीएस किया है, और उनका जो दिल का बात आप लोग को सुनाया गया। सबसे बड़ा बात जो उन्होंने बताया, जो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन को क्या क्या चाहिए, बहुत सुंदर से बताया। और हम भी कभी फील करते थे, हम लोग, हमारा जितना पूरा टीम मेंबर है, क्रू है, हिल्स लाइफ का बोलिए, ट्रैवल बॉयज़ का बोलिए, सभी चाहते हैं यहाँ पे एक पहले जैसा एक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी था, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा कंडीशन में था। ये एक ज़रूरी हो गया। और हम सोचते हैं जो हमारा जो डिमासा साहब का जो लड़का, सन ऑफ डिमासा आज ऐसे अचीवमेंट किया, और उन्होंने जो ये सजेशन दिया, और हम लोग का जो अथॉरिटी है व ऊपर महल जो भी है, ये बात को गौर करेंगे, और यहाँ पे एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनने का जा रहे हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आराम से देखें हैं उनको, और उनका बात को आप लोग समझेंगे। और हम तो सोचते हैं कि ऐसा हम लोग का दिमाग में काफ़ी टैलेंट से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोग का बारे में आप लोग को दिखाने के लिए, उनका बात आप लोग को सुनाने के लिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है आगे जाके बहुत नाम करे, और डिमासा एक नाम सभी जगह में जैसे फैल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।